जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। जी हां, आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर क्लास 10th साइंस। और ये वीडियो कितना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा देखिएगा तो ही पता चलेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बिल्कुल बदले हुए पैटर्न के आधार पर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं। बिल्कुल मॉडल पेपर यानी कह लो जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम पेपर पूछा जाता है ना, उसी प्रकार से। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सभी को शेयर कर दीजिए, दबा के झारखंड के कोने कोने में पहुंचा दीजिए ये वीडियो। जी हाँ, चलिए विकास सर आ चुके हैं तो डरने की क्या है बात भाई, पढ़ लेंगे और बोर्ड एग्जाम को दिखा देंगे उसकी औकात। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन में है। जी हां, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? यानी भाई साहब हमारा शरीर का जो पीएच मान है कितना से कितना के बीच होता है। तो देखो ये याद रखिएगा, हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से 7.8 के बीच। कितना भाई? 7 से 7.8। तो सर क्या अगर कहीं पे 7 से 7.5 लिखा है तो नहीं मार सकते हैं क्या? बिल्कुल मार सकते हो। 7 से 7.8 के बीच में कुछ भी अगर डाटा आपको दिया रहे तो आप उसको मार सकते हो धड़ल्ले से। क्लियर है? कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज, जी हाँ, ग्लूकोज का आणविक सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है? C2H5OH, C6H12O6 की H2SO4 की C5H15N7। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, आणविक सूत्र मतलब उसका वही कह सकते हो, रासायनिक सूत्र, अणुसूत्र जो बोलोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई C6H12O6। क्या होता है? C6H12 और O6, ये आपका ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन में धुआं धुआं धोबिया सोडा। अरे हाँ, धोबिया यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। Na2CO3 कहीं दे देगा और कहीं दे देगा Na2CO3.10H2O। तो जो Na2CO3.10H2 है ना, उसको मारना। धोने वाला सोडा यानी धोबिया सोडा का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? .10H2O। याद रखिएगा ना, ये 10 गो जल का क्रिस्टल होता है। यहां पर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ सकता है कि धोने वाला सोडियम में कितने जल के क्रिस्टल्स होते हैं, तो आप खुद देख सकते हो कितना जल के क्रिस्टल है, 10 गो है। ठीक है, चलो अगला। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या 1 मीटर दिया हुआ है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? तो देखो वक्रता त्रिज्या यानी बोले तो क्या आर इक्वल टू 1 मीटर दिया हुआ है, तो आप एफ इक्वल टू निकाल लो। क्या हो जाए? 1 बाई बोल रहे हैं, एफ इक्वल टू क्या होता है? आर का आधा यानी R/2 हो जाएगा। तो करोगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। एक आर का वैल्यू 1 हो गया, भाग दोगे तो 0.5, और ये 1 मीटर दिया है तो ये 0.5 मीटर आएगा। लेकिन कहीं भी है ये वाला नहीं दिख रहा है ना, तो आप इसको क्या करो ना, सेंटीमीटर में बदल दो। तो सेंटीमीटर, मीटर को जब सेंटीमीटर से बदलते हैं वही, तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। 5 के बाद डबल जीरो हो जाए, एक के आगे पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। कहीं दिख रहा है 50 सेंटीमीटर? देखो, है ना। और ध्यान देना, आपको ऐसा भी हो सकता, जो अवतल दर्पण बोला है तो कहीं लिख देगा -50 सेंटीमीटर, कहीं लिख देगा 50 + 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कौन वाला मारोगे? कमेंट में बोलो, देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं। इसको पहले भी बता चुका इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तो चलो माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं है तो आप आराम से 50 सेंटीमीटर मार दिए। लेकिन अगर माइनस प्लस दोनों रहे भाई, 50-50 सेम, लेकिन माइनस और प्लस का साइन डिफरेंस है, तब किसको मारोगे? माइनस वाला को कि प्लस वाला को? अवतल दर्पण में बोल देना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई अभिलंब से विचलित हो जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। पूछा गया सवाल एग्जाम में, बता दो आपको। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई क्या बोल रहा है? किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब से किधर जाएगा? आप ऐसे देखो, क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है? क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में? ठीक है, तो आप खुद देखो ना, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा ना, क्लियर है। मान लो ये कांच है, क्या है? कांच, और ये इसके नीचे पानी है, क्या है? पानी। तो कांच क्या हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। ऐसे कोई किरण अगर आ रहा है, ठीक है, ये हो गया अभिलंब। अब पानी में जाएगा तो ये अभिलंब से थोड़ा और दूर चल जाएगा, समझ रहे हो? थोड़ा और दूर,
यानी क्या हो गया, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। तो जब कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, सघन माध्यम मतलब क्या, जिसमें प्रकाश थोड़ा स्लो चलता है। मैंने कल कहा था ना, मतलब इससे पहले वाला क्लास में वही दुर्गा पूजा को उदाहरण देके कि भाई जिसमें भीड़ ज्यादा होता है वहां स्लो हो जाते हो आप, जहाँ खाली होता है रास्ता आराम से चलते हो। तो उसी प्रकार से भाई कांच में स्पीड स्लो हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही पानी में आएगा थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। क्लियर है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। यही इसका अगर उल्टा बोलेगा कि विरल से अगर सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण यानी आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी होता है ना, उसको मापने का जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं। स्टेथोस्कोप, अमीटर, लैक्टोमीटर, स्फिगोमैनोमीटर। तो याद रखिएगा स्फिगोमैनोमीटर। क्या, स्फिगोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मापा जाता है हम लोग का शरीर का, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के द्वारा पानी उड़ जाता है, निकल जाता है। किसके शरीर में, जंतुओं के शरीर में, पौधों के शरीर में, पौधों और जंतु दोनों में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, यानी वाष्प एक्स्ट्रा जो पौधों में पानी होता है, मतलब जो उसको जरूरत नहीं होता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग जहां ज्यादा कुछ खा लिए तो चल भाई बढ़िया, मतलब सॉरी नॉर्मल में खा लिए तो बढ़िया है, लेकिन ज्यादा कुछ खा लिए, कहीं पार्टी में गए, दूसरों को पाके ज्यादा ठूस लिया, अब घर में आके क्या करो, उल्टी ही करोगे, निकालोगे उल्टी करके। तो हम लोग तो उल्टी करके निकाल दिए। अब पौधों में पानी की मात्रा ज्यादा हो तो क्या करेगा, तो पत्तियों के थ्रू से रंध्र, पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू से, वाष्प के थ्रू से पानी उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब कह दो उल्टी कर दिया पानी का। उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जिसमें वाष्प के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो किसमें होता है भाई, ये पौधों में होता है। क्या होता है, पौधों में। क्लियर है, चलो वेरी गुड, आगे देखो। पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है। अभी तो बताया वायवीय भागों से जल का जो ह्रास होगा, जल का जो बाहर निकलेगा, जल का जो कमी हो जाएगा, जल को जो निकाल देगा, क्या कहलाएगा, जी हाँ, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट, घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग पनपता है किससे, क्यों होता है घेंघा रोग भाई साहब, रक्त की कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से, चीनी की कमी से, मोटापा से। तो घेंघा रोग जो होता है ना, ये आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग होता है ना, तो इसमें क्या होता है, गला में गांठ, मतलब फूल जाता है गला, और ये आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, जब हम लोग शरीर में आयोडीन की कमी होती है उसको घेंघा रोग बोलते हैं। इसको हम लोग ग्वाइटर रोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्वाइटर भी बोला जाता है आप लोगों को। नेक्स्ट, पौधे में जनन अंग कहां पाए जाते हैं। जनन अंग, जिससे प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता है, जड़ में होता है, पुष्प में होता है, तना में कि फल में। तो ये होता है पुष्प में। पुष्प में होता है स्त्री केसर, पुंकेसर। जो पुंकेसर है ना भाई, वो नर जनन भाग है। देखो एक पुष्प में ना, कोई कोई पुष्प होता है उसमें नर जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों होता है, उसे हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं। और जिसमें या तो सिर्फ नर वाला रहेगा या सिर्फ स्त्री वाला रहेगा, उसे हम लोग बोलते हैं एक लिंगी पौधा। जैसे आप लोगों को पूछता है कभी कि उड़हुल, उड़हुल जानते हो ना भाई, लाल कलर का फूल होता है, बजरंगबली को चढ़ाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अपना भाषा में कोई जवाब भी बोल देते हो, और कई सारे लोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो द्विलिंगी है क्योंकि उसमें स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है। ठीक है, तो ये कहा, पुष्प में, यानी फूलों में ये चीज पाया जाता है। जो जनन अंग है ना, कहां पाया जाता है, फूलों में, पुष्प में। आगे जब पढ़ाएंगे डिटेल में आप लोगों को तो हम पूरा चित्र भी दिखा करके समझा देंगे, चिंता नहीं करने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, क्या है। यानी एलपीजी जो हम लोग घर में जो गैस जलाते हैं जिससे खाना वाना बनाते हैं, उसका जो मेन घटक है, किस चीज का वो बना होता है, तो उसमें होता है नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मार देना, क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताओ क्या हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। भाई कुछ ही साल पहले तो बताया था आपको, मतलब कुछ ही दिन तो पहले बताया था आपको, नहीं बताया था। जी हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। जिसने इसका पहला वाला वीडियो देखा जरूर बताएगा। ये आपके लिए कैच डबल होता है, कमेंट में मार देना, चिपका देना भाई, ऐसे भी यह आसान है, कोई भी नहीं छोड़ेगा, इसको पता है। जिसने जिसने पढ़ा है, इतिहास गवाह है, उसने दहाड़ा है। ठीक है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, सीओ। देखो दीवारों पर, अभी तो दुर्गा पूजा का मौसम है, अभी दीपावली आ जाएगा, सब घर की साफ सफाई करेगा, पुताई करेगा, ठीक है, चमकाएगा। तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए इसका यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न भाई साहब क्या है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है, बताओ बताओ। सीएनजी का, बायोगैस का, कि एलपीजी का, कोयला का, तो ही बताएं भाई। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस का है, होता है ना, एलपीजी सिलेंडर होता है, जानते ही तो हो भाई, है ना, तो एलपीजी सिलेंडर का यानी एलपीजी गैस का उपयोग होता है। निम्न में से किस देश को पवनों का देश, तो डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, इसको देख लेना आप लोग थोड़ा, तो ये कोई से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट, अब देखो, बेंजीन का अनुसूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, तो याद रखना, इसका जो सूत्र होता है ना, C6H6 हो जाता है। क्या होता है, C6H6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है, याद रखना, 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u। वहीं अगर आपको लेंस सूत्र पूछ दे, क्या लेंस का सूत्र पूछ दे, तो अब क्या करोगे, तो कर देना 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है ना, 1/v माइनस 1/u। तो लेंस का हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, और दर्पण का हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। बस माइनस प्लस का डिफरेंस है, और कुछ हो नहीं। ठीक है, जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, उसे डैश लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले आप मुझे एक चीज बताओ, जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, यानी वो निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, मतलब ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा, कौन सा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, तो अवतल लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस यूज होता है। ठीक है, याद रखिए कौन सा लेंस हो जाएगा भाई, तो अवतल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी कि किडनी, ये क्या करता है ना, फिल्टर करता है। तो कह सकते हो ये उत्सर्जन का काम करता है, यानी ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ये किस तंत्र का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले बताओ, स्वपोषी पोषण कौन करता है, हम लोग करते हैं क्या, करते हैं हम लोग, अरे नहीं सर हम लोग तो नहीं करते हैं, लोग तो खाना खाते हैं बना बनाया सब कुछ। ठीक है, हम लोग कोई देता है तभी खाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वपोषी पोषण करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या जरूरत है उन लोगों को, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चाहिए भाई, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वातावरण से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मिट्टी से क्या लेता है, जल लेता है, और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इन सब का प्रयोग करके क्या करता है, वो खाना बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी उपरोक्त सभी। ये आपका सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज ऑब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम, तो नाम से याद रखना बेटा कि जाइलम बोले तो जल, यानी जाइलम जल का वहन करता है। हालांकि पिछले क्लासेस में इसके बारे में आपको बता चुके हैं। तो जाइलम जल का वहन करता है, और फ्लोएम किसका वहन करता है, तो फ्लोएम वहन करता है भोजन का। आई बात समझ में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, बताओ, मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। इसमें आपका अंडाशय आ जाएगा, गर्भाशय आ जाएगा, शुक्रवाहिका आ जाएगा, डिंब वाहिनी आ जाएगा। तो याद रखना, मादा जनन तंत्र का भाग जो नहीं है ना, वो हो जाए आपका, देखो अंडाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका, अरे नहीं नहीं ये नहीं है। ये जो शुक्रवाहिका है ना, इस शुक्राणु का वहन करता है। तो ये पुरुषों में है, पुरुषों में होता है, मादा में नहीं होता है। और डिंब वाहिनी भी लड़कियों में होता है। ठीक है, तो आपका शुक्राणु शुक्रवाहिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, क्या उड़हुल किस प्रकार का, अभी बताया जस्ट कुछ ही देर पहले, क्या बताया कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, तो बता दो जल्दी से, जल्दी आपको बताया अभी, उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है, द्विलिंगी, दोनों, एक लिंगी, किन्हीं से कोई नहीं। तो अभी बताया कि उड़हुल में स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होता है, तो ये आपका द्विलिंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, द्विलिंगी हो जाएगा। वेरी गुड। अगला, नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी क्या होता है, देखो मुकुलन में बता दे रहा हूं क्या होता है। मुकुलन यानी कि क्या होता है, मान लो इस प्रकार से कोई चीज है, ठीक है, इस पर एक क्या हो गया, मुकुल निकल आया। ठीक है, अब धीरे धीरे मुकुल बड़ा होकर जमीन में गिर जाएगा, और एक नया चीज तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है, बताओ, अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, कि लेशमानिया में। ये आपके लिए एक होमवर्क रहता है, HW, हो सकता है थोड़ा सा आप लोग के लिए हार्ड हो, आसान हो, पता नहीं क्या है, बट इसको आप लोग कमेंट में जरूर बोलना। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन बच्चा इसको बोल रहा है। ठीक है, जो सही सही बोलेगा उसको हट मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उसको हट नहीं मिलेगा, यानी दिल मिलेगा विकास सर का दिल। अरे नहीं नहीं, विकास सर का दिल सर के पास, भाई आप लोग मेरे दिल में रहते हो, पता है ना। जल्दी से इसको आप लोग आंसर कर कमेंट में।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ बाबू सोना नहीं है रोना, नाम होगा कोना कोना। भाई आज पढ़ लो, हाँ आज पढ़ लो। जग सोना सोना लागे, जग सोना सोना लागे, कोई लगे ना जब अपना। भाई ऐसा वाला हाल अभी आप मत करना, ठीक है? अभी पढ़ लो। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 40 होती है, 24 की 43? तो मनुष्यों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ना भाई, वो होता है, या तो आप कह सकते हो कि 23 जोड़ा होता है। क्या? 23 जोड़ा होता है। या फिर आप 23 जोड़ा मतलब क्या, 23 को 2 से गुना कर सकते हो, 46 हो जाएगा नंबर। तो 46 कह सकते, गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। आई बात समझ में? हो गया नेक्स्ट। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने आंसर लिख दिया है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है भाई। एटीपी यानी ए से एडिनो, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो पता ही है भाई, क्षमता P इक्वल टू 1/f होता है, या फिर आप इसको F इक्वल टू 1/p लिख सकते हो। कुछ और है आप मार सकते हो, ठीक है? तो कौन वाला दिख रहा है सर? P इक्वल टू 1/f। तो सर अगर F इक्वल टू 1/p रहेगा तो नहीं मार पाएंगे। अरे मार देना भाई, वही तो है, क्रॉस गुना होके कर दिया है, कुछ और दिक्कत ना है बेटा। आई बात समझ में? चलो, कहते हैं ना भाई, मन में जोश जुनून जगा लो, बोर्ड एग्जाम आ रहा है, युद्ध का मैदान सज रहा है। आप कितने तैयार हो युद्ध के लिए, वो दिखेगा फरवरी महीना के 5-6 तारीख को, क्योंकि उस समय से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। युद्ध का मैदान सज रहा है, युद्ध है, तैयारी में लग गई है। आप लोग तैयारी में लगे हो या नहीं? आप लोगों का साथ विकास सर आ चुके हैं भाई, दहाड़ देंगे। बोर्ड एग्जाम को ऐसे निचोड़ेंगे कि भाई जो जो पढ़ेगा भाई वो दहाड़ेगा और बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रख देगा। बस पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि यही वो वक्त है, फिर वक्त ना मिलेगा बाबू। और अब कर लोगे ना बाबू सोना तो भाई बहुत पड़ जाएगा बाद में रोना। आज पढ़ लो, आज पढ़ लो, नाम हो जाए आपका हर एक कोना कोना। ठीक है? चलो, अभी वक्त है 4 महीना, पढ़ लोगे तो बहुत है और नहीं पढ़ोगे तो जैसे इतना दिन बीत गया ये भी बीत जाएगा। लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। देखो, आवर्धन अगर लेंस का पूछे ना, तो लेंस का जो आवर्धन सूत्र होता है भाई, याद रखना, ये होता है m इक्वल टू v/u। ये लेंस का हो गया। अगर आपको दर्पण का पूछ दे तो क्या करोगे? दर्पण का पूछ दे तो सर, दर्पण का पूछ दोगे तो करोगे m इक्वल टू माइनस v। क्या करोगे? m इक्वल टू माइनस v/u। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ये। अच्छा सॉरी, लेंस पूछा है ना दोस्तों का, लेंस बोला है तो v/u मारो ना, कहाँ है ये? डी नंबर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर की 2.5। तो याद रखना, सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। थोड़ा वही इतनी इंग्लिश, हिंदी में देखो। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमारा आंख, सबसे पहले बताओ तो हमारा आंख में कौन सा लेंस लगा है? हमारे आंख में लेंस भी लगा क्या? अरे हाँ, भगवान का दिया हुआ गॉड गिफ्टेड लेंस है हमारे आंख में। क्या वो होता है? उत्तल लेंस। क्योंकि हमारा आंख का जो आकार भी है वो उत्तल लेंस जैसा ही है लगभग। ठीक है, तो हमारे आंख में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना, हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रतिबिंब बंधन वो क्या बनता है? उल्टा बनता है। और पता ही है आपको कि उल्टा होगा तो वास्तविक होगा ही, यानी हमारा आंख में जो प्रतिबिंब बनता होता है वास्तविक और उल्टा। देखना, कभी भी वास्तविक और उल्टा साथ नहीं छोड़ेगा। अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, आभासी होगा तो लेंस में हमारा नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? कौन सा अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, जिसमें एक तत्व दूसरे को विस्थापित कर देता है, दूसरा पहला को विस्थापित कर देता है? तो जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन, यहाँ पर द्विविस्थापन लिखा नहीं है, जिसमें आदान प्रदान होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? आप लोग देखे होंगे,
जब भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं भाई साहब, जिसने जिसने किया है, ठीक है, नहीं तो आगे मैं कराऊंगा भी, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई अभिक्रिया से पहले कितना द्रव्यमान था और अभिक्रिया के बाद कितना द्रव्यमान था, यही देखते हैं ना। तो ये जो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, ऑप्शन नंबर एक, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का रासायनिक अभिक्रिया में होता है। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है बताओ, अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, गैसों का उत्सर्जन होता है, या फिर उपरोक्त सभी, क्या हो जाता है बताओ, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलो, दिमाग की बत्ती खोलो, अरे थोड़ा सा तो मस्ती में डोलो, जल्दी बोलो, रासायनिक अभिक्रिया में होता है क्या। तो देखो कहीं भी जो अभिक्रिया होगा ना, अब देखो जैसे आप, क्या हो गया, बर्फ से पानी बन गया, है ना, तो अवस्था में परिवर्तन होगा। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है कभी, और उससे कभी कभी क्रिया में क्या होता है, गैस का भी उत्सर्जन होता है। यानी ये तीनों चीजें अभिक्रिया में हो सकती है, ठीक है, तो क्या हो जाए, उपरोक्त सभी हो जाए। क्लियर है। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, यानी मैक्सिमम भोजन का जो अवशोषण होता है ना कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वो होता है छोटी आंत में। कहां पर होता है भाई, तो होता है छोटी आंत में, ठीक है। नेक्स्ट, रक्त वहिकाएं जो रुधिर को हृदय के विभिन्न भागों तक, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। हमारे शरीर की वो रक्त वहिकाएं मतलब क्या, जिससे रक्त बहता है, जो रुधिर को यानी रक्त को हमारे हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, धमनी बोलते हैं, केशिका बोलते हैं, कि जाइलम बोलते हैं। याद रखना, जब रुधिर हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है पंप के द्वारा, पंप करता है तभी तो जाता है, तो वो जाता है धमनी के द्वारा। किसके द्वारा, धमनी के द्वारा। लेकिन जब पूरा शरीर में घूम लेता है रक्त, और शरीर से घूमने के बाद वापस जब अशुद्ध रक्त, आपको ये चीज पता है, ठीक है, नहीं पता तो सुन लीजिए, कि शरीर से जब हम लोग का हृदय से रक्त जाता है ना पूरे शरीर में, क्योंकि हृदय क्या करता है, हर वक्त धुपुक 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 पंप कर रहा है, पंप करके पूरा शरीर को रक्त भेज रहा है ना। हृदय हृदय हर वक्त धड़क रहा है धुपुक धुपुक करके, ठीक है भाई, धुपुक धुपुक धड़ाक धड़ाक, ठीक है। आप अपनी प्रेमिका को देख लो, धड़ास धड़ास करेगा, ये अलग बात है, ठीक है। तो जब हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है तो वो शुद्ध रक्त होता है। लेकिन पूरा शरीर घूम के तो कचड़ा हो गया, अब कचड़ा वापस हमारे हृदय में आता है तो होता है अशुद्ध रक्त। वापस जो आता है ना वो सिराओं के माध्यम से आता है, वापस आता है वो सिराओं के माध्यम से, हो जाता है वो धमनी के माध्यम। क्लियर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में कौन मदद करता है बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका की प्लेटलेट्स। यानी कहीं पर आप देखे होंगे ना, कहीं पर जब कोई चीज कट जाता है हम लोग का शरीर में, ठीक है, तो क्या होता है ना, कुछ देर में वो रक्त अपने आप बंद हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के, प्लेटलेट्स क्या करता है ना, ठीक है, और रक्त का थक्का बना जाता है जहां पर कट जाता है। प्लेटलेट्स हर वक्त शरीर में घूम रहा है, जहां पर जैसे कटा, अरे भाई यहाँ पर भेजो भेजो, यहाँ पर थक्का के क्या थक्का जमा देता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा ना, उसमें रक्त का बहना तुरंत बंद नहीं होता है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। और आई थिंक मुझे अब ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्या बताओ, अब मुझे जो बोलने की जरूरत है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया आप लोग, ठीक है, परिवहन होगा, स्थानांतरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा कि उत्सर्जन होगा, बता दो, मैंने आज ही इस क्लास में ही बताया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस ऊर्जा, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है ना, ऊर्जा मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। तो आप याद रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमें ऊर्जा मिलता है, जिसमें हमें ऊर्जा मिलता है, जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊर्जा मिला, तो ये होता है उष्मा छेपी। और ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमें ऊर्जा देना पड़ता है, उसे बोलते हैं उष्मा शोषी। यही ऊर्जा अगर इधर ना होकर इधर लगा देते, या फिर यहाँ ऊर्जा लिखते हैं, मतलब कि अभिक्रिया को कराने के लिए ऊर्जा देना पड़ रहा है, या फिर मान लो गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो भी हमको हीट क्या एक ऊर्जा का ही रूप है, गर्मी क्या है एक ऊर्जा का ही रूप है, ठीक है। तो क्या होता, मान लो यहाँ पर हम ये वाला साइन देते हैं, यहाँ साइन मतलब ये साइन मतलब क्या, हीट कर रहे हैं इसको, तो क्या होता, तब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया होता, ठीक, क्योंकि हम यहाँ गर्म कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं इसको। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्या है यहाँ पर ऊर्जा हमें मिल रहा है, देख रहे हो, अभिक्रिया के बाद ऊर्जा मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया। आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है।
चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? प्राणी समभोजी मतलब आप सीधा सीधे देसी भाषा में समझ लो, पूरा पूरा प्राणी ही निकल जाएगा। तो सर प्राणी निकल जाएगा मतलब उसका जो भी खाने का चीज है ना वो निकल जाएगा। ये होता है आपका अमरबेल में, कवक में, अमीबा में कि आम में? तो देखो अमीबा में। ठीक है, मान लो ये क्या है भाई, सॉरी, ये मान लो अमीबा है। अब अमीबा को यहाँ पर एगो खाना दिख गया, क्या दिख गया? खाना दिख गया। तो अब धीरे धीरे अमीबा क्या करेगा ना, अपना आकार को बदलेगा ऐसे करके, खाना को यहाँ ला गया। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करेगा और आकार को बदलेगा अगला स्टेप में। ठीक है, अब खाना को अंदर घुसा लिया, बस खाना को अंदर घुसाएगा, अब धीरे धीरे एकदम पचा लेगा। ठीक है, बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। क्या होता है इसको? प्राणी समभोजी पोषण। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय मतलब हमारे हृदय में, हमारे दिल में। सर हमारे दिल में तो कोई और रहता है। अरे वक बुड़वक, आपसे ये हम थोड़ी पूछ रहे हैं। हमारे हृदय में कितने कोष्ठ रहते हैं? याद रखना, हमारे हृदय में 4 ठो कोष्ठ रहता है। बोले सर कैसे? देखो हमारा हृदय में 4 गो कोष्ठ रहता है। मान लो ये हृदय, अरे भाई साहब ये है, ये हमारे हृदय में क्या होता है? ऊपर में होता है अलिंद, याद रखना, ऊपर में क्या होता है? अलिंद होता है। और नीचे में क्या होता है? नीचे में होता है निलय। क्या होता है? निलय। ठीक है, ऊपर में होता है अलिंद, नीचे में क्या होता है? निलय होता है। ठीक है ना? तो अब ऊपर में इधर भी अलिंद, इधर भी निलय, इधर भी अलिंद, इधर भी निलय। तो देखो टोटल कोष्ठ कितना हो गया? 1 2 3 4। ऊपर वाला अलिंद कहलाता है, नीचे वाला निलय कहलाता है, यानी टोटल कोष्ठक, टोटल अगर कोष्ठ की बात करें तो 4 गो कोष्ठ होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें बता दें आपको, यहाँ पर जो रक्त हमारे फेफड़े से जो शुद्ध रक्त प्यूरिफाई होके फिल्टर वाला रक्त यहाँ पर आता है, और यहाँ से आके यहाँ नीचे आ जाता है। और जैसे हृदय धुक करके धड़कता है सीधा पूरा शरीर में यहाँ से चल जाता है, पूरा शरीर से आके वापस कहाँ? इधर वाला में अलिंद में आता है, और यहाँ से फिर नीचे आता है। फिर जैसे ध्रुक करके धड़कता है ना, तो एक तो इधर से रक्त चल जाएगा पूरा शरीर में, और इधर वाला जो रक्त है वो फिर से वापस जाएगा फेफड़ा में। ठीक है, तो ये प्रोसेस हर वक्त चल रहा है, हर वक्त धुपुक धुपुक हो रहा है, और हर वक्त शरीर, पूरे शरीर में रक्त जा रहा है, और अशुद्ध रक्त कहाँ जा रहा है? वापस फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए जा रहा है। मतलब कह सकते हो जो फेफड़ा है ना वो रक्त को फिल्टर करने का काम कर रहा है, रक्त को शुद्ध करने का काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रक्त जब वापस हमारे शरीर में आती, मतलब वापस हृदय में आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उस इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, या फिर अशुद्ध रक्त, या फिर विऑक्सीजनित रक्त, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। वापस फेफड़े में जाता है, वहां पर शुद्ध होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है, वापस ऑक्सीजन लेकर आता है, तो उसको हो जाता है वो शुद्ध रक्त। बस पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और और अभी आपका सामने अर्धवार्षिक परीक्षा है, उसकी तैयारी में अच्छे से आप लग जाइए। ठीक है, क्लासेस मिल रही है, और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे, बस आप पढ़ो। ठीक है, हम लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे, आप लोग भी मेहनत। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।